वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। M1R5 की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास करा चुका हूँ जिसमें 50-50 MCQ मैंने कराए हैं। जो नेलेट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है वो पूरा सॉल्व करा दिया था। इसमें फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं वो आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से अब चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा आपको मैं। चैप्टर वाइज मतलब जो चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर सेकेंड इस तरीके से जो भी MCQ हैं उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो बता दूंगा साथ में। तो इसलिए आपको ये फ़ायदा रहेगा आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट की आपके एग्जाम में देखिए शॉर्टकट की से 3-4 शॉर्टकट की पूछ ही लेता है, तो ये फ्री के नंबर होते हैं अगर आपको पता है तो, ठीक है। इसलिए शॉर्टकट की आप याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है, और याद है तो अच्छी बात है। वैसे सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड इसमें नहीं है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल बी से बॉडी सॉरी बोल्ड होता है, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल एफ से फाइंड डायलॉग बॉक्स, ठीक है, फाइंड करने के लिए। कंट्रोल जी से गो टू कमांड, और कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस। तो कंट्रोल एच का पूछ लेता है कि फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल एच का यूज़ करते हैं। इटैलिक तिरछा करने के लिए वर्ड को आई कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं। कंट्रोल जैसे जस्टिफाई अलाइनमेंट, कंट्रोल एल से अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल एन से न्यू फाइल के लिए, ठीक है। जैसे MS वर्ड में आप नई फाइल चाहिए आपको या नया कोई पेज चाहिए, तो इसलिए आप कंट्रोल एन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से जैसे आप करोगे तो डायलॉग बॉक्स खुलता है, क्या क्या ओपन कर रहे हो वो होता है। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। कंट्रोल आर से अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल एस से सेव करते हो, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। इंपॉर्टेंट हो ये है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन और कंट्रोल वी से पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट अंडो रेडो ये आती है सबसे ज़्यादा। तो कंट्रोल एक्स से कट करोगे, कंट्रोल वाई से रेडो एक्शन, रेडो लास्ट एक्शन, और कंट्रोल जेड से अंडो लास्ट एक्शन, ठीक है, उसको वापस लाने के लिए। टैब से गो टू नेक्स्ट आइटम, जैसे आप किसी कॉलम में हो, नेक्स्ट में जाना है तो आप टैब प्रेस करो, अगले कॉलम में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और शिफ्ट प्लस टैब से गो टू लास्ट आइटम, सबसे लास्ट वाले में। तो इसलिए ये सारी शॉर्टकट की आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो 60 रुपये पे करने होंगे आपको, और ये PDF आपको मिल जाएगी, क्योंकि जिसने टाइप की है वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप सभी जानते हैं। कैलकुलेटर भी कह सकते हैं, काउंटिंग मशीन यानी गणना यंत्र। तो सारे के सारे ही ऑप्शन इसके सही हैं। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। आंसर इसलिए हाईलाइट है क्योंकि ये PDF डायरेक्ट आपको भेज दी जाती है। मेरे पास भी ये फ़ोन में है इसलिए, क्योंकि जब बच्चे मैसेज करते हैं तो अर्जेंट में उनको देनी पड़ती है, क्योंकि पेमेंट के बाद बच्चा रुकता नहीं है, वेट नहीं करता वो बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसलिए उसको तुरंत चाहिए, क्योंकि पेमेंट जब आप कर देते हो तो कोई फ्रॉड स्कैम तो नहीं होगा आपके साथ, इसलिए तो ये PDF तुरंत देनी होती है। इसलिए आंसर हाईलाइट है ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है, कैलकुलेटर भी कहते हैं, काउंटिंग मशीन भी है। तो कंप्यूटर ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर के संस्थापक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, आप सभी जानते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक या संस्थापक कहते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनियाक, आप जानते होंगे, एनियाक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का हिंदी का नाम है संगणक, यानी कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। CPU की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, CPU कंप्यूटर का ब्रेन भी इसे बोलते हैं, ठीक है, CPU को। उसके अलावा है आपका प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं? देखिए प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं मोस्टली, आपको बताऊं। कंट्रोल कह रहा हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं आपके। और इसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? जो 2 प्रकार के इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट हैं, इसके अंदर भी प्रिंटर आते हैं। अब वो पूछ लेता है कि बताइए कि कौन सा प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर में आएगा, इस तरीके से आपसे पूछता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करूं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर आप हेडिंग डालिए अगर आप लिख रहे हो तो। प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, इस इम्पैक्ट में लिखिए आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, डेजी व्हील प्रिंटर आता है, ड्रम प्रिंटर आता है, बैंड प्रिंटर आता है, और चैन प्रिंटर आता है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको। डेजी व्हील प्रिंटर पूछेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पूछेगा, 2 पूछ लेता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है, तो अब इम्पैक्ट प्रिंटर का ही आप वहाँ पे जवाब देंगे। उसके अलावा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें आपका लेज़र प्रिंटर आता है, इंकजेट आता है, और थर्मल प्रिंटर आता है। तीनों प्रिंटर आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, ये आपको याद रखना है। रैम की फुल फॉर्म पूछ लेता है, कई बार पूछी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम होती है आपकी, ये अस्थाई होती है। कैसी होती है? अस्थाई मेमोरी होती है। इसमें जो डेटा होता है कंप्यूटर बंद होने के बाद वो नहीं रहता, वो मिट जाता है, एक तरीके से डिलीट हो जाता है। इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है या नॉन वोलेटाइल होती है। तो जो रैम होती है आपकी, ये आपकी वोलेटाइल होती है, और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है रोम। रोम की फुल फॉर्म यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसमें डेटा रहता है आपका, ठीक है, स्टोर। कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा आपका तो भी इसमें डेटा मौजूद होता है। उसके अलावा है आपका बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट
सिस्टम, ठीक है। बायोस को संग्रह करने के लिए तो रोम पे संग्रह होता है, स्टोर होता है, ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया कि इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल कौन सा है। नॉन इम्पैक्ट का नहीं पूछ रहा है, इम्पैक्ट का पूछ रहा है। तो अभी बताया था आपको डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर में आता है, और लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर जो ए और बी पे है ऑप्शन पे, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। थर्मल प्रिंटर किस प्रिंटर का एग्जांपल है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, ठीक है। किसका? नॉन इम्पैक्ट का प्रिंटर का। यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट भी दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है आपका एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके डेजीबेल प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स आता है, ड्रम प्रिंटर आता है, चैन प्रिंटर आता है, ठीक है। और इन नॉन इम्पैक्ट में लेज़र, इंकजेट और थर्मल तीन ही आते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के मोस्टली 4 भाग होते हैं। मॉनिटर होता है, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम देख सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, तो देखिए जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। कम इसमें कह रहा है कि जिन्हें देख भी सकते हो और छू भी सकते हो उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं, लेकिन जिसको सिर्फ आप देख सकते हो, छू नहीं सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस है, ठीक है, एम एस पेंट हो गया, एम एस वर्ड है, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपको याद रखना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अंतर यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कंप्यूटर के भौतिक घटक, मशीनरी और उपकरण जो हार्डवेयर में आते हैं, जैसे कीबोर्ड है आपका, आप टच कर सकते हो, इसको देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो कीबोर्ड को। माउस है, टच भी कर सकते हो, देख भी सकते। प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर की मैं बात करूंगा, कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर पर चलते हैं। अब आप सिर्फ इनको देख सकते हो, छू नहीं सकते, बताओ छू आप लिब्रे ऑफिस को छू सकते हो क्या? बताओ। इसलिए ये निर्देशों का सेट होता है। उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज़ है, मैक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल क्रोम वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। उदाहरण के लिए हार्डवेयर कंप्यूटर का मॉनिटर देखने के लिए, सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर करने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लिखा है, समझ में आपको आया होगा, ठीक है। उसके अलावा है कंप्यूटर सिस्टम के कितने घटक हैं? कंप्यूटर सिस्टम के कितने घटक हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और मेमोरी, ठीक है। तो 4 घटक इसमें लगाएंगे आप। इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, ये पूछता है आपसे कि इनपुट डिवाइस के बारे में बताइए। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेब कैमरा और बायोमेट्रिक सेंसर वगैरह, ये आपके इनपुट में आते हैं। MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, और OMR जो होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में आता है आपका मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, हेडफोन आता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU और कैट CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। LCD और LED भी इसी में आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में जो एक चार्ट है वो भी यहाँ पर मैंने आपको दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU की फुल फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछी गई है आपके एग्जाम में। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? दो प्रकार की, आप जानते हैं। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, वैसे तो रैम और रोम कहते हैं, लेकिन इसमें आपकी एक तो आती है प्राइमरी मेमोरी और एक आती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मेमोरी दो प्रकार की है, मुख्य मेमोरी, मैन मेमोरी, और दूसरी आपकी जो होती है, ये जो मैन मेमोरी है ना, एक जो फर्स्ट मैंने आपको बताया मुख्य मेमोरी जो होती है, ये भी दो प्रकार की होती है, इसमें रैम आता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम के भी कुछ प्रकार हैं यहाँ पे, जैसे एस रैम है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। SD रैम है, स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। सेकंड आती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम के भी कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे, जैसे पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसमें आएगा। EP रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल EP रोम में आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली होता है। सेकेंडरी मेमोरी, पहले तो आपकी मैन मेमोरी होती है, मैं बता दो प्रकार की होती हैं, और उसमें फर्स्ट जो मैन मेमोरी है उसी में आपका रैम रोम आता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी होती है दूसरी आपकी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वह कौन सी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर डेटा डिलीट हो जाता है? तो कंप्यूटर में जो है रैम होती है, क्या? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें कंप्यूटर बंद होते ही डेटा डिलीट हो जाता है। वह कौन सी मेमोरी है जो अस्थाई है, वोलेटाइल मेमोरी है? तो बताया था अभी आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो, जिसमें डेटा डिलीट हो जाता है कंप्यूटर बंद होने के बाद, शट डाउन होने के बाद। वह मेमोरी जो स्थाई है, नॉन वोलेटाइल है, रोम होती है, ठीक है, रोम। आप कितने प्रकार से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? तो देखिए 3 प्रकार से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोग 4 प्रकार में बता सकते हैं, तो मुझे इसका रीज़न बताइएगा। हम माइक्रोसॉफ्ट शब्द को या कोई डॉक्यूमेंट को 3 तरीके से सेव कर सकते हैं। ऊपरी बाएं कोने में फाइल पर क्लिक करके, और उस स्थान को ब्राउज करने के बाद सेव कर
पर क्लिक करें जहाँ आप अपने कंप्यूटर पे सहेजना चाहते हैं, यानी डेस्कटॉप पे लाना चाहते हैं या फ़ोल्डर में, किस फ़ोल्डर में कहाँ पर, उस पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं पहला। केवल कंट्रोल एस दबाकर और उस स्थान को ब्राउज़ करें जहाँ आप उस फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका F12 दबाकर और फिर उस स्थान को ब्राउज़ करें जहाँ आप उसको सहेजना, ब्राउज़ करने का मतलब है कहाँ पर आप उसको सेव करना चाहते हैं, किस फ़ोल्डर में या किस स्थान पर, इस तरीके से। परीक्षा आकलन के लिए आप देखिए एग्ज़ाम वगैरह होते थे आपके ओ लेवल के, कोई कॉम्पिटिशन का भी एग्ज़ाम, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता अभी, तो किस चीज़ पे होता? ओएमआर शीट पे होता। तो ओएमआर ऐसी टेक्नोलॉजी है एक तरीके से जो परीक्षा के आकलन के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें आपका समय बचता है, मशीन से चेक होती है, कोई भी इंसान ओएमआर को चेक नहीं करता। ये मशीनों में चेक होती है और बहुत जल्दी चेक हो जाती है, ठीक है? सेकंडों में बहुत सारी हो जाती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है? अब देखिए ओएमआर एक तकनीक है जो कागज़ पर बनाए गए निशानों को पहचानती है। कागज़ पर वो जो आप ओएमआर भरते हो उसको पहचानती है, गोलों को पहचानती है, उन्हें डिजिटल डेटा में वो कन्वर्ट कर देती है। यह तकनीक परीक्षण, सर्वेक्षण और मतदान में उपयोग की जाती है, इलेक्शन वगैरह में। ओएमआर के मुख्य घटक ओएमआर शीट, यह एक विशेष कागज़ है जिस पर निशान बनाए जाते हैं, जिस पर गोले भरे जाते हैं, ठीक है। ओएमआर रीडर, यह एक मशीन जो ओएमआर शीट को पढ़ती है और निशानों को पहचानती है। सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर ओएमआर रीडर द्वारा पढ़े गए डेटा को विश्लेषित करता है और परिणाम आपको रिजल्ट उसका प्रोवाइड करता है। ओएमआर के उपयोग क्या है? परीक्षण और परीक्षाओं में यूज़ होता है। आप जानते हैं सर्वेक्षण, इलेक्शन वगैरह में डेटा संग्रहण और विश्लेषण में, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका यूज़ होता है। ओएमआर के लाभ क्या है? समय की बचत बचाता है, ठीक है, समय और मेहनत को ये कम करता है, यानी बचाता है। सटीकता, यानी विश्वसनीय है ये, इस पे आप बिलीव कर सकते हो, यकीन कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे गोले भर के आते हैं वो, अब उसमें एक बात और होती है, आप उसमें व्हाइटनर यूज़ नहीं कर सकते, जो फ्लोर होता है वो व्हाइटनर नहीं आप उसमें यूज़ कर सकते। दूसरा, जो गोला आपने एक भर दिया और आपने फिर उसी क्वेश्चन में दूसरा गोला भर दिया, तो दोनों के दोनों गोले तो अमान्य होंगे, क्वेश्चन भी रिजेक्ट माना जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आप हैं और आपने ऑप्शन नंबर ए भर दिया और आपको बाद में पता चला कि ए राइट आंसर नहीं था, बी था, और आपने बाद में बी भर दिया, तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया हो, ठीक है। दो गोले भरते ही गलत हो जाता है, बाहर निकल गया गोले से तब भी गलत हो जाता है, आधा गोला भरा तब भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से भरनी होती है ओएमआर शीट, और जब भी ओएमआर शीट दी जाती है तो सबसे पहले अपने रोल नंबर की, डेट ऑफ बर्थ की, बहुत से बच्चे क्या करते हैं जहाँ पर डीओबी लिखनी होती है वहाँ पर वो डेट लिख देते हैं, करंट जिस दिन एग्जाम दे रहे हैं, और जहाँ पर करंट डेट लिखनी होती है वहाँ डीओबी, तो इस तरीके की गलती अक्सर हो जाती है बच्चों से। तो ओएमआर शीट को जब भी भरो, ध्यान से भरो, बिल्कुल आराम से भरो, क्योंकि गलती होने पे आपको दोबारा से भी मिलती नहीं है वो सीट, दोबारा से नहीं मिलती ओएमआर, एक बार ही मिलती है बस। तो इसलिए जो गलती होती है उसकी जिम्मेदार आप होते हैं, ठीक है। तो सटीकता और विश्वसनीयता को ये बढ़ावा देती है, बढ़ाती है। डेटा का तेज़ी से विश्लेषण, यानी बहुत फास्ट स्पीड से आपको रिजल्ट भी मिल जाता है, ठीक है। परिणामों की तेज़ी से प्राप्ति, ये भी पुलिस का एग्ज़ाम देखिए, अब लाखों बच्चों ने दिया होगा, ठीक है। और जैसे 60,000 वैकेंसी थी तो लगभग 60 लाख बच्चे इसमें बैठे होंगे, या बैठे नहीं होंगे तो फॉर्म भरा होगा, लेकिन 40-50 लाख ने तो एग्ज़ाम दिया ही होगा। तो 50 लाख बच्चों का रिजल्ट फटाफट निकाल के आपको आपके हाथ में है। अब तो बच्चों के रिजल्ट भी आ गए हैं, कौन उसमें पास है कौन नहीं। बेस 8 में संख्याओं को ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा जरूर। बेस 8 में संख्याओं को ऑक्टल सिस्टम कहते हैं। बेस 16 में 16 में संख्याओं को हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बेस 10 में अगर बात करूँ तो डेसिमल सिस्टम बोलते हैं बेस 10 में संख्याओं को। इसके अलावा बेस 2 में संख्याओं को बाइनरी सिस्टम, 0 और 1, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है तो प्लोटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपने देखा होगा, ठीक है। बाकी आपके इनपुट है, आउटपुट पूछा था तो प्लॉटर हो जाएगा। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो वास्तविक रूप से चित्र या ग्राफ को कागज़ पर प्लॉट करता है। यह प्रिंटर अपने उपयोग के, ये देखिए, ये प्रिंटर अपने उपयोग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है और इसका उपयोग, इसका यूज़ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और ग्राफिक डिज़ाइन में किया जाता है। प्लॉटर के गुण, मुख्य गुण क्या है? उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट है, ठीक है, बड़े आकार के पेपर पर प्रिंट करने की क्षमता भी रखता है। इसके अलावा वास्तविक रूप से चित्र या ग्राफ को प्लॉट करने की क्षमता है, ज़्यादा डिटेल और संस्कृति के साथ प्रिंट करने की क्षमता रखता है। प्लॉटर के उपयोग इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ होता है, ग्राफ वगैरह में, और विज्ञान और अनुसंधान में भी यूज़ होता है। प्लॉटर के प्रकार है, यहाँ पे लिखा है इंकजेट प्लॉटर, लेज़र प्लॉटर और थर्मल प्लॉटर, यानी प्रिंटर के एक तरीके से प्रकार। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो यहाँ पे आप देखिए,
सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए डिज़ाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल और प्रबंधित करने के लिए। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है, उपयोगकर्ता के लिए डायरेक्ट रूप से उपयोगी नहीं होता, लेकिन अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, मैक और लिनक्स है, आपका यूनिक्स भी है। इसके अलावा आप डिवाइस ड्राइवर्स देखेंगे, प्रिंटर, ग्राफिक्स कार्ड आदि के लिए, और फर्मवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उपयोगकर्ता के लिए डायरेक्ट रूप से उपयोगी भी है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल आपको यूज़ करने के लिए रेडी है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भरता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है ये। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये किस पे निर्भर है, किस पे डिपेंड है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, जिसमें आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका जो लिब्रे ऑफिस भी शामिल है। ठीक है, यानी लिब्रे ऑफिस हालांकि माइक्रोसॉफ्ट में नहीं, लेकिन अलग से है इसी का एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है आपका। ठीक है, फोटोशॉप वगैरह, ये सारे इसी में आते हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आई हो आपको। अन्य महत्वपूर्ण अंतर देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को आमतौर पर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया जाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलग से इंस्टॉल करते हो। ये बात आपको याद रखनी है, जो मेन है डिफरेंस वो यही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना अधिक जटिल होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनको अपडेट करना मुश्किल होता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपडेट करना आसान है, एक क्लिक में ये अपडेट हो जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी कंप्यूटर को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ गई है, तो आपके कंप्यूटर को पूरी तरीके से वो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो गड़बड़ी आती है, वो सिर्फ उस एप्लीकेशन को ही प्रभावित करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। इनमें से कौन सी दूर संचार की डिवाइस है, तो मॉडेम। ठीक है, क्या हो जाएगा, मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडेम है क्या, देखिए यहाँ पे मॉडेम क्या है। मॉडेम, जिसकी फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर होती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यह उपकरण डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है, जिससे यह इंटरनेट पर भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। मॉडेम के मुख्य काम यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको। मॉडेम जो है, देखिए, डेटा को मॉड्यूलेट करना, डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना इसका काम है। डेटा को डिमोड्यूलेट करना, डेटा को उसके मूल फॉर्म में बदलना, चेंज करना। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कनेक्शन स्थापित करता है। डेटा को इंटरनेट पर भेजने का काम भी किया जाता है इसके द्वारा। मॉडेम के प्रकार हैं, डायल अप मॉडेम। ठीक है, ब्रॉड बैंड मॉडेम आता है, इसमें वायरलेस मॉडेम भी आता है, वाईफाई और जीपीएस वगैरह का। वायरलेस मॉडेम के लाभ, इंटरनेट से जुड़ने की क्षमता, तेज डेटा को तेजी से भेजने और प्राप्त करने की क्षमता, विभिन्न प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन का समर्थन और सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्शन को ये बढ़ावा देता है। गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। आप जानते होंगे बच्चे के हाथ में जो होता है, वो एक जिसमें एक इधर गोला सा होता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ इस तरीके से बना के। जैसे जैसे एक इधर होता है, ठीक है, और ये एक इधर, और इसमें बीच में तार सा निकला होता है, तो इसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं, जिससे बच्चे खेलते हैं। गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, मतलब इसका ऐसे नहीं है कि किसी के हाथ में भी आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर अमीर बच्चों के हाथ में होता है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो 8। आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। बाइट यानी 0 और 1। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, और 1 का मतलब ऑन होता है। डैश मेमोरी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी है। कौन सी ऐसी मेमोरी है जो मेमोरी है फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी है। रैम, रोम और ईप्रोम, इसमें सभी आएंगी, ऑल ऑफ द अबव होगा। कौन सी नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल आपकी रोम है, आप जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। SQL का फुल फॉर्म, देखिए SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होगी। और BCD डिजिट को स्टोर करने के लिए हम करते हैं ऑप्शन नंबर डी, 8 डिजिट। ठीक है, करने के लिए पूछ रहा है कि डिजिट बिट्स की संख्या कितनी है, तो 8 हो जाएगा। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो MICR हो जाएगा। बाइनरी नंबर 1110 डेसिमल नंबर के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाइनरी नंबर जो है आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1110, तो इसमें काउंटिंग अगर मैं करता हूँ, 1 1 का, एक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, 1 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, और 4 का डबल होता है 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जिसके नीचे 1 लिखा है उसको हमें काउंट करना है, जिसके नीचे 0 है उसके नीचे उसको हमें काउंट नहीं करना। तो एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आए। तो डेसिमल नंबर के बराबर है कौन सा बाइनरी नंबर, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 111 है, ठीक है, और 0 है। तो अब हमें काउंटिंग करनी है, हमें जाना है किधर से, हमें राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है, काउंटिंग करते डबल करते चलना है। अब जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1, ठीक है, 1 का डबल होता है 2, और 2 का डबल होता है 4, और 4 का डबल होता है 8। ठीक है, अब जिसके नीचे 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, यानी 1 के नीचे, इस वाले 1 के नीचे 0 है, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको आप हटा देंगे। बाकी सबके नीचे 1 लिखे हुए हैं, उनको आप काउंट कर लीजिए, ऊपर वाले को ऐड कर लीजिए। तो 8 में 4 जोड़ोगे आप, कितना होता है 12, और 12 में 2 जोड़ोगे, तो ये जो लिखा है नंबर 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी पे है।
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो डी पे है ये आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाता है। वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है रैम। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम होती है, आपको जानते हैं। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यू नो अबाउट इट, ठीक है। कौन इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। बेस 8 में संख्याओं को हम ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, और बेस 10 में हम वो कहते हैं, बेस 10 में दशमलव, वो तो कहते हैं बेस 16 में हेक्साडेसिमल कहते हैं, बेस 10 में दशमलव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और बेस 8 में हम क्या कहते हैं? ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, और बेस 2 में बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो तीनों में से कोई ना कोई तो पूछ लेगा, चाहे आपका ऑक्टल पूछे या हेक्साडेसिमल पूछे या डेसिमल पूछे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। परीक्षा टेस्ट के लिए अभी आपको बताया है मैंने, ओएमआर का यूज़ होता है, और एक इम्पैक्ट प्रिंटर इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी का। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी दूरसंचार की डिवाइस है? मॉडेम। मैं बता चुका हूँ मॉडेम के बारे में आपको। कौन सी फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइल को दर्शाती है? तो BMP एंड GIF, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष काम के लिए बनाए गए हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूज़ करने के लिए रेडी होते हैं। बस क्या है? बस सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शन। सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शन इज कॉल्ड बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर उसके बाद सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 16 है। वह नंबर सिस्टम जो 0 1 2 3 4 5 6 7 का उपयोग करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए, अगर आप इसको गिनेंगे ना, टोटल 8 हैं। 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 बैठते हैं, काउंटिंग करोगे तो ऑक्टल नंबर सिस्टम। किस में जाएंगे आप? ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। MIDI का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। इनमें से कौन सा हाई लेवल भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है, ट्रांसलेट करता है? तो कंपाइलर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कंपाइलर क्या है? जो आपके हाई लेवल भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन भाषा में चेंज करता है, तो उसको हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर के और इंटरप्रेटर और असेंबलर वगैरह के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। गेम खेलने के लिए कौन सी डिवाइस है? तो ये जॉयस्टिक है, आपको बताया मैंने अभी। अब ये कहेंगे आपके कुछ क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो बार बार, इसलिए बार बार तो खैर नहीं आएंगे, लेकिन 2 बार तो खैर क्वेश्चन आ ही गया है। लेकिन सारे नहीं आए हैं 2 बार, ये भी आप जानते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो इसलिए लगाए होंगे उन्होंने, जो इंपॉर्टेंट है वो पता चल सके। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत से जो हर बार पूछ लेता है, हर बार पूछता है, ठीक है। SSC का एग्जाम नहीं है, वो लेवल का है, तो इसलिए ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है, तो क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं। यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर किस सॉफ्टवेयर का जो यूज़ करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 बाइनरी अंक के समूह को क्या कहते हैं? निबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 4 बिट्स में एक निबल होता है, ठीक है। DVD की शुरुआत 1995 से होती है, आप जानते होंगे। और DVD की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी हो सकती है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगाएंगे, ए और सी, ठीक है, दोनों। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की शुरुआत, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट मिलेंगे आपको। आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे या कहीं भी, तो अलग अलग डेट हो सकती है, किताबों में अलग लिखी हुई हैं। तो जो मुझे लगा मैंने वो लिखा है 1940 से बेसिकली मानी जाती है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत। और जनरेशन से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का किस पीढ़ी में यानी किस जनरेशन में यूज़ हुआ? तो आप फर्स्ट पीढ़ी इसका राइट आंसर लगाएंगे, पहली पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया है। जो पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसमें चुंबकीय टैप और पंच कार्ड का भी यूज़ किया गया है। और इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। एनियाक है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, मार्क, ये सारे के सारे कंप्यूटर हैं उस पीढ़ी के, पहली जनरेशन के। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, भारी भारी कंप्यूटर होते थे, अगर आपने देखे होंगे कंप्यूटर, तो किताबों में लिखे होते हैं या फोटो भी लगे होते हैं उनके। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है 1956 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, सेकंड जनरेशन की। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। 1956 से 1963 मानी जाती है इसकी शुरुआत, और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था, ठीक है। ट्रांजिस्टर का विकास विलियम शोकले ने 1947 में किया। असेंबली भाषा का यूज़ हुआ था इसमें, पहली जनरेशन में मशीन भाषा का, सेकंड में असेंबली भाषा का यूज़ हुआ, थोड़ी सी ईजी बनाई इसलिए। इसमें चुंबकीय टैप का यूज़ किया गया था। और कंप्यूटर जो है इस पीढ़ी के, यहाँ पे IBM 1602, IBM 7094 जो है, ये सब ये आप देख लीजिएगा। हालांकि ये नहीं पूछता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये पूछता है कि किस लैंग्वेज का यूज़ हुआ और ट्रांजिस्टर का यूज़ किस पीढ़ी में हो, इस तरीके से पूछता है। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से मानी जाती है।
और इसके इम्पोर्टेंट जो हैं वो देख लीजिए यहाँ पर 1964 से 1971 तक मानते हैं। इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ। ठीक है, इसमें आईसी का विकास जैक किबली ने 1958 1958 में किया था। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास, जिसका डेवलपमेंट जो है वो कौन है, वो है जैक किबली। ठीक है, आईसी टेक्नोलॉजी को एसएसआई इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था आईसी में। और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ था तीसरी पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में। इसमें चुंबकीय डिस्क का यूज़ किया गया था। ठीक है, और इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं IBM 360, IBM 370, ICL 1900 आदि। चौथी पीढ़ी की शुरुआत मानी जाती है 1971 से, और 1971 के बाद है यहाँ पे इसमें जो है इसमें आईसी टेक VLSI का यूज़ हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है, पूछ सकता है आपसे, बताइए क्या होती है। तो इसमें हाई लेवल भाषा का यूज़ हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। और पाँचवीं पीढ़ी की शुरुआत 1989 से मानी जाती है। अभी पाँचवीं पीढ़ी चल रही है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके यहाँ पे, इसमें ULSI का यूज़ हुआ। फोर्थ पीढ़ी में VLSI का, और इसमें पाँचवीं पीढ़ी में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, और इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज़ हुआ था। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर, अगर साइज़ के आधार पर देखो आप, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले डेस्कटॉप आता है, फिर लैपटॉप आता है, लैपटॉप आता है, नोटबुक, और उसके बाद टैबलेट आता है। ठीक है, तो इसके 5 प्रकार हैं, यानी 5 तरीके के होते हैं साइज़ के आधार पर। अगर आप देखो कंप्यूटर काम के आधार पर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं काम के आधार पर। अगर मैं आपको बताऊं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर महंगे होते हैं, जो अंतरिक्ष में भी यूज़ होते हैं, तो इसलिए इसका यहाँ पे आप लगाएंगे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा होता है सुपर और महंगे। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो क्रेवन है। ठीक है, तो इंडिया का पहला पूछेगा तो परम 8000, और दुनिया का पहला पूछेगा तो क्रेवन लगाएंगे। ASCII का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए, 100% आएगी फुल फॉर्म। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसकी फुल फॉर्म होती है। आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, जब ऑफलाइन एग्जाम होता था उस टाइम पे भी, ऑनलाइन में पूछता है। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ रहा है। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD की फुल फॉर्म होती है। और उसके बाद है आपका GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, यकीन मानिए क्वेश्चन यहाँ से जो इस वीडियो से बहुत सारे फंसेंगे, अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखी और मेरी बातों को सुना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ध्यान से देखा होगा। और इससे पहले जो 2 वीडियो बनाई हैं उसमें नेलेट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पूरा करा दिया था 50-50 करके 2 वीडियो में, तो उसको ज़रूर देख लेना। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।